अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। माई सेल्फ मोहम्मद रेहान सफदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो आज पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि हम लोग स्पेशल फंक्शन के अब लेक्चर में आ गए हैं। तो अब हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गैमा फंक्शन का लॉगरिथमिक डेरिवेटिव देखा था और दो रिजल्ट्स देखे थे, जिसमें एक गैमा वन ऑफ वन जो है गैमा ऑफ वन जो है वो वन आया था और गैमा प्राइम ऑफ वन जो था यानी गैमा ऑफ वन का डेरिवेटिव वो ये आया था माइनस, मतलब यानी कि माइनस यूलर कांस्टेंट का नेगेटिव। तो आज इंशाल्लाह हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैं बता देता हूँ। हम लोग यूलर प्रोडक्ट ऑफ गैमा ऑफ जी इसका फार्मूला देखेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। सेकेंडली हम लोग इसको आज हम लोग इसी फार्मूले से जो हम लोगों ने पहले वो गैमा वाइस्ट्रॉस फंक्शन से वाइस्ट्रॉस गैमा फंक्शन से हम लोगों ने गैमा वन इज इक्वल टू वन प्रूफ किया था ना, तो आज हम उसी का अल्टरनेटिव प्रूफ इस यूलर प्रोडक्ट वाले फार्मूले से भी गैमा ऑफ वन को वन प्रूफ करके देखेंगे। ठीक हो गया। सेकेंडली फिर हम लोग जो है ये वाला प्रूफ करेंगे गैमा ऑफ जेड प्लस वन। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में जो है मतलब रियल नंबर्स के लिए देखा था, इसको अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए प्रूफ करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक गैमा ऑफ जेड की एक यूँ कह लें कि लिमिट की फॉर्म में ये वाली देखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे ये क्या होती है, किस तरह लिखी जा सकती है, क्योंकि आगे डिफरेंट प्रूफ्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो इस वजह से यानी गैमा ऑफ जेड की इस रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह आज हम लोग लेक्चर वाइंड अप कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूलर प्रोडक्ट क्या होता है। यूलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब यानी कि मैथमेटिक्स में बहुत काम किया। तो अब हम लोग उनका एक ड्राइव फार्मूला पढ़ेंगे, यानी कि ये बेसिकली ड्राइव हुआ है गैमा वाइस्ट्रॉस फंक्शन से ही ड्राइव हुआ है। बस ये है कि वो वन ओवर गैमा ऑफ जी था, ये गैमा ऑफ जी की फॉर्म में है। तो उसको रेसिप्रोकल करने से दूसरी राइट हैंड साइड पर क्या चेंजिंग आती है वो अब हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। यानी कि देखें जिस तरह हम लोगों ने गैमा वाइस्ट्रॉस फंक्शन पढ़ा था, 1 मिनट, यहाँ पर गैमा वाइस्ट्रॉस फंक्शन वन ओवर गैमा ऑफ जेड की फॉर्म में था और ये इसके साथ था। अब हम लोग यूलर प्रोडक्ट वाले फार्मूले में देखें, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं गैमा ऑफ जेड करते हैं तो इस तरफ क्या चेंजिंग्स आएंगी, उससे क्या रिजल्ट बनेगा, अब हम लोग वो चीज़ देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग उधर से ही। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ड्राइव जो है वो वाइस्ट्रॉस गैमा फंक्शन से ही ड्राइव होगा। तो अब हम लोगों ने उसी की डेफिनेशन पहले आप लोग देख लें। यूलर प्रोडक्ट क्या होगा कि वन ओवर जी एन इज़ इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, और प्रोडक्ट के अंदर इस साइन का मैंने उस लेक्चर में यूलर प्रोडक्ट वाले लेक्चर में जो है जो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव था आई थिंक उसमें ये किसी एक पिछले लेक्चर में बताया था कि ये सिंबल क्या होता है क्या नहीं होता। इधर भी बता देता हूँ। देखें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग समीशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। समीशन क्या होता है कि 1 से लेकर n तक या जहाँ तक हम लोगों ने उसको डिफ़ाइन किया था वहाँ तक नंबर्स की समीशन, यानी कि हम कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं। इसी तरह ये भी समीशन जैसे ही है, लेकिन ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, यानी कि अगर 10 नंबर दिए हुए हैं या x1 से लेकर x10 तक हमारे पास टर्म्स हैं तो उन सबको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा वाइस्ट्रॉस फंक्शन लिया, उसकी डेफिनेशन लिखी। वो आप लोगों को ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होगा, तो आप लोगों को ये डेफिनेशन याद करनी चाहिए। सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है कि वन ओवर गैमा ऑफ जी इज़ इक्वल टू जेड ई की पावर आर जेड, और आर याद रखिए यूलर कांस्टेंट है, ठीक है। और ये वाला जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला है और इनटू दिस थिंग, और ये एक्सपोनेंट का मतलब ई की पावर में ये नंबर लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये भी उलट जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट में देखें ना। जिस तरह हम लोग करते हैं कि 2.5 इज़ इक्वल टू, मिसाल है हम लोग एक्स कह लेते हैं या 1 ओवर एक्स कह लेते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 है, ठीक है, ये 2.5 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अगर हो तो एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो 1 ओवर 2 इंटू 5 हो जाएगा ना, मतलब उलट जाएगा। या यूँ भी इसको लिखा जा सकता है कि 2 की पावर -1 और 5 की पावर -1, ठीक हो गया।
इस तरह लिखा जा सकता है। अब यही काम हम लोग इधर करेंगे। अब जो कि ये प्रोडक्ट में थे तो ये अलग-अलग हो सकते हैं, सबमिशन में नहीं हो सकते थे, लेकिन प्रोडक्ट में हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी 1/z हो जाएगा, इसकी भी पावर नेगेटिव, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट में तो इनमें भी चेंजेस आएंगी। अब वो क्या चेंजेस आएंगी वो हम लोग देखते हैं। ओके हो गया। अच्छा, तो अब पहले गेम ऑफ जेड मैं इधर लिख लेता हूँ, बल्कि ताकि आप लोगों को देखने में ज़रा इजीनेस रहे। 1/, गेम ऑफ जी इज इक्वल टू जेड ई की पावर आर जेड, प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 प्लस जेड ओवर एन, और एक्सपोनेंट ऑफ माइनस जेड ओवर एन। ये हमारे पास गामा बाई स्ट्रेस फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इसको उल्टाया तो ये 1/z हो गया। अब ये भी 1 में जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम लोगों ने डायरेक्टली ई की पावर माइनस में कर ली। अब इसी तरह इसने भी ओवर में जाना है और इसने भी ओवर में जाना है, तो इसने ओवर में जाए हम लोगों ने इसकी पावर -1 कर ली। इसने ओवर में जाना था तो इसने मतलब नीचे हो गया, तो ऊपर आके पावर पॉजिटिव हो गई। देखिए मैं आप लोगों को 1 मिनट। हाँ जी, तो अब हम लोग इसको कैसे देखते हैं। देखें यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस डेफिनेशन को देखें। यहाँ पर 1/z, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, गेम ऑफ z हो गया। ठीक है, इज़ इक्वल टू ये भी 1/z हो गया, ये 1/rz हो गया। समीशन देखें ना, ये समीशन ही सॉरी प्रोडक्ट उसी तरह ही रहेगा। देख प्रोडक्ट को नहीं उल्टा देना, मतलब यानी कि इसको उल्टाने का कोई सेंस नहीं बनता। जिस तरह अब हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि समीशन x इज़ इक्वल टू यानी कि n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक चले कर लेते हैं, और xi कर लेते हैं। ये आएगा x1 इंटू x2 इंटू x3। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1/x1 1/x2 1/x3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, समीशन i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक 1/xi। तो समीशन के साथ कुछ भी सर नहीं, समीशन नहीं उसी तरह रहना है। तो इसी तरह ये समीशन इसी तरह रहेगा, n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखें कि अंदर ये वाली प्रोडक्ट वाली टर्म थी, ये वाली प्रोडक्ट वाली टर्म थी, इन सब ने उल्टना है। ठीक है, तो ये वाली टर्म इन्फिनिट टाइम्स आपस में ये जोड़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब जब इसको ये भी नीचे जाएगा और ये भी आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस जेड ओवर एन। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा सॉरी 1 एक्सपोनेंट ऑफ माइनस जेड ओवर एन। ठीक हो गया, ये सारी की सारी हम लोगों ने उल्टा ली टर्म्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 1/z ही रहेगा, इसको हम लोग ऊपर ले गए -rz हो जाएगा। इसी तरह समीशन n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस जेड ओवर एन की पावर -1 हो जाएगी, और यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक्सपोनेंट ऑफ ये पावर, चूँकि ये बेसिकली एक्सपोनेंट देखें जो हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ x जो है वो बेसिकली e की पावर x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑफ दिस होगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये z ओवर n हो जाएगा। तो ये देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म वही। तो अब हम लोगों ने इसको उल्टा लिया। ठीक है जी, तो अब हम लोगों ने इसको उल्टा के इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, मतलब अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये कर लिया। अब इसको ना लिमिट हम लोगों ने क्या की कि इसको इंडेक्स चेंज कर दिया, m इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और n को इन्फिनिट तक अप्रोच करवा लिया। देखें हम लोगों ने इसको इस समीश ये जो प्रोडक्ट था इसको फाइनाइट बना लिया। अभी इनफाइनाइट प्रोडक्ट था ना, तो इनफाइनाइट चीज़ों के साथ हमें पता है कि डील करना ज़रा मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने इस पर n अप्रोचेस टू लिमिट इन्फिनिटी लगा ली, और जहाँ इन्फिनिटी था वहाँ पुट कर दिया। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ आपको, आप लोगों ने इन्फिनिट इंटीग्रल्स पढ़े होंगे कैलकुलस, आई थिंक कैलकुलस 2 में है या कैलकुलस 3 में होगा। तो आप लोगों ने इन्फिनिट इंटीग्रल्स पढ़े थे, वहाँ पर क्या होता था कि हम लोग लिखते थे, मिसाल है हम सेमी इनफाइनाइट इंटीग्रल लिखता हूँ, हम ए से इन्फिनिट लिखते थे। तो हम इसको ये भी तो करते थे कि लिमिट हम एन कह लें, के कह लें, बी कह लें, कुछ भी कह लें, मैं एन कह लेता हूँ, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या हम कई दफ़ा एक्स भी यूज़ कर लेते थे। तो ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए से लेकर एन तक। तो अब ये इन्फिनिट इंटीग्रल था, इस लिमिट को साइड करने के बाद ये हमारे पास वो बन जाता था,
फाइनाइट इंटीग्रल, तो इसको सॉल्व करके फिर हम जो आंसर आता था इस इंटीग्रल का उसके ऊपर लिमिट अनडिफाइंड ले लेते थे। सिमिलर केस इधर होगा, उधर इंटीग्रल था, इधर चलें प्रोडक्ट था, मैंने बस रिजेम्बलेंस बताने के लिए किया। तो हम लोगों ने इस इन्फिनिटी की जगह n लगा लिया, और यहाँ यूं ही n लगाया तो चूँकि n पहले मौजूद था यहाँ पे, तो इधर हमें इंडेक्स फिर चेंज करना पड़ेगा। आप i ले लें, m ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, नो इश्यूज़ का। तो अब m इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और लिमिट हम लोगों ने n के ऊपर लगा ली, m के ऊपर नहीं लगाई, ये चीज़ याद रखें। हम लोगों ने लिमिट किस पे लगाई है, हम लोगों ने लिमिट n पर लगाई है। तो अगर हम लोग इस लिमिट को इधर वापस डाल देते हैं तो ये फिर वही प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये अंदर चीज़ें सेम। अब इस वाले को हम लोगों ने इक्वल टू 1 कह दिया, मतलब इक्वेशन नंबर 1, तो ये गामा z है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो अच्छा, एक और चीज़ मुझे अभी ज़हन में आ गई है। मेरे कुछ दोस्तों की थोड़ी सी शिकायत आई है कि जो है वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। देखें, बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कि आप लोग जो है ना, वीडियो के ऊपर आप लोगों को ही ना टॉप राइट कॉर्नर में जाकर ना सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मतलब गरारी का, उसके ऊपर क्लिक करके उसमें जाके ना आप लोग वीडियो क्वालिटी का 720 पर सेट कर लें, तो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें 360 पर उसके ऊपर होती हैं, तो इस वजह से फिर वो रिज़ल्ट इतना अच्छा महसूस नहीं होता। चलें, तो अब हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आगे नेक्स्ट हम लोगों ने करना बेसिकली क्या है, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, या इसको सिंप्लीफाई भी नहीं, बेसिकली अब जो नेक्स्ट हम लोग जितना भी काम करेंगे वो हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस एक्सपोनेंट वाली टर्म की वैल्यू इस यानी कि प्रोडक्ट वाली जो फाइनाइट प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की शक्ल में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो उसको फिर हम लोग इधर पुट करेंगे और लिमिट लगा के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखें, सबसे पहले क्या है कि इसमें सबसे पहले गौर करें यूलर कांस्टेंट पर, क्योंकि z तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो एक जनरल कुछ भी हो सकता है, ई भी कुछ भी, ई जो है मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको गैमा को लेंगे, हम गैमा की डेफिनेशन, या आप गैमा कह लें, इसको मैं आर पढ़ूंगा, ठीक है। तो हम लोग यूलर कांस्टेंट आर जो था, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। ये देखें, हम लोगों ने ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ये क्या होता है कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एच एन इज़ इक्वल माइनस लॉग एन। यहाँ पर लॉग भी लिखा होगा, और कई जगहों पे हम ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर नेचुरल लॉग भी यूज़ कर लेते हैं, दोनों को इक्वल करके, ठीक है। तो और एच एन का हम लोगों ने कहा था कि ये हमारे पास फाइनाइट हार्मोनिक सीरीज़ है, यानी कि एन इज़ इक्वल के इज़ इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, और ये चीज़, तो ये अब चीज़ हम लोगों ने उधर यूज़ की, क्योंकि ये आर आ रहा था ई की पावर में। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ ई जो की पावर आर जो है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये यूलर कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने यूलर कांस्टेंट की डेफिनेशन को लिखा, फिर हम लोगों ने पहले एन के लिए लिखा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम लोग जितना बढ़ाते चले जाते हैं ना वैल्यूज़ को लॉग में, तो लॉग में और उससे अगली वैल्यू में डिफरेंस इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि हम उनको जो है वो यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा स्मॉल कंसिडर कर लेते हैं। या आप यूँ समझ लें कि जब हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे ना, यानी कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लॉग एन, या फिर हम लोग लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लॉग एन प्लस 1 ये फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर तकरीबन यूनिक यानी कि नेग्लिजिबल एरर के साथ सेम होंगे। ठीक हो गया, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ज़रूरत के लिहाज से इनको क्या ले सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि यूँ समझ लें कि जब हम लोग लॉग के अंदर जो लॉग की मतलब अगर अंदर एन आ रहा है, तो इस एन को बढ़ाते चले जाएँ, तो जो दो कंसेक्टिव टर्म्स आएंगी ना, उनमें डिफरेंस या यूँ कह लें उनमें डिस्टेंस इतना ज़्यादा कम हो जाएगा। अब यूँ भी समझ कह सकते हैं इसको कि इनफाइनेटेसिमल वैल्यू पे जाके कम हो जाए, मतलब इनफाइनेटेसिमली स्मॉल हो जाएगा। इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होने का मतलब ये होता है कि वो इतना कम है कि वो नेग्लिजिबल है। ठीक हो गया, तो इस वजह से हम लोग इसको यहाँ पर बराबर ले सकते हैं। तो यही मैंने इधर रीज़न भी लिखी है कि लॉग एन और लॉग एन प्लस 1 जब लिमिट लेते हैं इन्फिनिटी पे, तो ये इक्वल होते हैं। तो इसको हम लोगों ने लॉग एन को यहाँ लॉग एन प्लस 1 ले लिया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग एक
चीज़ कंसिडर करेंगे, अभी कंसिडर क्यों करेंगे, किस वजह से करेंगे, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमें समझ लगेगा। बेसिकली अब जो कंसिडर करने लगे हैं वो हम लोग इस log n+1 की वैल्यू निकालने के लिए करने लगे हैं। यानी कि log n को समीशन की फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है वो लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने इसको यहाँ पर ये सीरीज़ कंसिडर की कि सिग्मा n, अब m अप्रोचेस टू 1 से लेकर n तक ये फाइनाइट है, यानी कि फाइनाइट टर्म्स हैं इसके अंदर, या आप यूँ भी कह लें इनफाइनाइटली मैनी है। इनफाइनाइटली मैनी में भी हम लोग गिन तो सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बनाएगा, तो इस वजह से हम लोग इसको इनफाइनाइट यूँ कह लें इन्फिनेटली काउंटेबल सेट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें n हमारे पास अनडिफाइंड तो नहीं होता लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको गिनना जो कह लें कि मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग उसकी नेचुरल नंबर्स के हर एलिमेंट के साथ उसकी 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बना सकते हैं, जिससे हम लोगों को इसको हम लोग इन्फिनेटली काउंटेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये वाली टर्म कंसिडर की। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ m ओवर n ये बराबर होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक हो गया, ये इसके बराबर होगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी इधर लगाई तो log ऑफ m+1 अलग आ गया, log ऑफ n+1 m अलग आ गया। अब आप लोगों को कुछ ना कुछ महसूस होगा कि इधर log ऑफ m+1 log n+1 कुछ ना कुछ ये रिजेम्बलेंस वाली टर्म बन गई है कि जो ही हम लोग समीशन ओपन करके n पुट करेंगे तो यहाँ log n+1 बन सकता है, तो यहाँ पर यानी कि आंसर आ सकता है। ठीक हो गया, तो चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इधर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको ये लिख लिया। फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ओपन किया, यानी कि m की वैल्यूज़ लगाई। m=1 के लिए यहाँ 1+1 2 हो जाएगा log 2 माइनस यहाँ log 1। इसी तरह m=2 जब पुट करेंगे तो log 2 + 1 3 हो जाएगा माइनस log 2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने 4 और 3 बना लिया, यानी कि यानी m=3 के लिए ये 4 बन जाएगा और ये log 3 बन जाएगा। और अप टू 1 चलते चले गए तो n के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ n+1 हो जाएगा और यहाँ log n हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ अगर आप लोग नोट करें तो log 2 कैंसिल हो रहा है log 2 से, log 3 कैंसिल हो रहा है log 3 से, यानी कि अगर आप लोग यूँ सपोज़ कर लें, आप लोग यूँ देख लें कि वैल्यूज़ एकदम बढ़ती जा रही हैं और घट नहीं रही। पहली चीज़ क्या है कि वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, घट नहीं रही, यानी कि इस log 1 का आगे कोई log 1 पॉजिटिव वाला तो नहीं होगा, पहली चीज़। ठीक है, आप लोग यूँ भी सवाल कर सकते हैं कि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 3 यहाँ 2 है, लेकिन इस पिछली प्रीवियस टर्म से तो आगे आंसर्स बढ़ रहे हैं ना। मतलब यहाँ log 2 था log 1 है, तो यहाँ log 3 और log 2 हो गया, अब यहाँ log 4 और log 3 हो गया। इसका मतलब वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, तो log 1 का कोई ओपोनेंट यहाँ पर पॉजिटिव के साथ नहीं आएगा, तो इस वजह से हम log 1 को तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब देखा जाए log 2 दो नंबर्स के बाद कैंसिल हो रहा है, log 3 दो नंबर्स के बाद कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अप्रोच हम लोग अगर चलते चले जाएँ तो यहाँ पर एक और चीज़ भी गौर करने काबिल गौर है कि जो कैंसिल हो रहा है ना, वो इससे प्रीवियस वन कैंसिल हो रहा है, या यूँ भी देख लें कि अगर जो आप लोगों के पास सामने वाली टर्म्स लिखी हैं उनमें पहले आने वाले नेगेटिव टर्म कैंसिल हो रही है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करवा पाऊँ, यानी कि सॉरी यहाँ पर log 2 था तो ये दो टर्म्स के बाद नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, यानी कि अब इसी तरह आप लोग देखें log 3 था तो ये आगे आने वाला, यानी कि इस आप लोग दो तरीके से इधर देख सकते हैं। इधर अगर पहले कहें कि पॉजिटिव पहले है तो उसका नेगेटिव आगे कैंसिल कर रहा है, या फिर यूँ भी देख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इधर n+1 बचाना है, n+1 कैसे बचता है मैं आप लोगों को वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो दो टर्म्स के बाद नेगेटिव वाली टर्म कैंसिल हो रही है, इसी तरह इन दो टर्म्स के बाद फिर नेगेटिव वाली टर्म कैंसिल हो रही है, और आगे आने वाली टर्म्स में से नेगेटिव वाली टर्म कैंसिल हो रही है, पॉजिटिव वाली टर्म नहीं कैंसिल हो रही। ठीक है, यानी कि अगर log 2 है तो आगे आने वाला जहाँ log 2 होगा वो माइनस वाला होगा, इसी तरह log 3 है तो आगे आने वाला log 3 माइनस का होगा, और चूंकि ये वैल्यूज़ बढ़ रही थी इस वजह से log 1 वाला जो है वो, हाँ अगर पीछे से वैल्यू होती तो log 0 माइनस log 1 होता तो वहाँ से प्लस log 1 होता तो वहाँ से वो कैंसिल हो सकता था, सॉरी log 1 माइनस log 0 होता तो वो इस तरह कैंसिल हो सकता था। लोग क्योंकि हम लोग समीशन 1 से शुरू करवा रहे हैं तो 1 का तो पीछे कहीं पे कोई पॉजिटिव होगा ही नहीं, क्योंकि देखें ना 1 2 का पीछे नेगेटिव पॉजिटिव 2 है, यानी इस नेगेटिव का पीछे पॉजिटिव है, इसी पॉजिटिव इसका कोई पीछे पॉजिटिव होगा नहीं, तो इस वजह से तो ये ऐसे ही रहेगा। इसी तरह अगर हम लोग इसको देखें तो
आगे नेगेटिव है, इस पॉजिटिव के आगे नेगेटिव कैंसिल होता जा रहा है। इसका मतलब इससे पीछे दो टर्म्स छोड़ के कहीं पर log n जो है वो पॉजिटिव के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो कैंसिल हो गया। अब देखें एक और चीज़ यहाँ नोट करें, अब log n+1 कैसे बचेगा, क्योंकि देखें ना आप लोग, ये पॉजिटिव टर्म है, इस पॉजिटिव टर्म ने आगे कहीं पे नेगेटिव वाली टर्म से कैंसिल हो रहा है। जो हम इधर सीक्वेंस पीछे देख कर आए, ये पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये आगे किसी नेगेटिव से कैंसिल हुआ। ये पॉजिटिव था तो ये आगे किसी नेगेटिव, जिस तरह log 3 था तो ये आगे किसी नेगेटिव से कैंसिल हुआ है। यानी ये जो पॉजिटिव टर्म है log n+1, ये आगे किसी पॉजिटिव से कैंसिल होने, नेगेटिव से कैंसिल होनी थी। तो log n+1 तो नेगेटिव आगे है ही नहीं, टर्म्स ही ख़त्म हो गई हैं। तो इस वजह से यहाँ log n बच जाएगा और यहाँ log 1 बच जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, log 1 इस वजह से बचेगा क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नोट करें तो नेगेटिव वाली टर्म पिछले पॉजिटिव से कैंसिल हो रही है, मतलब नेगेटिव टर्म से पीछे है पॉजिटिव, तब वो कैंसिल हो रही है। तो इससे तो पीछे log 1 पॉजिटिव का बन ही नहीं सकता, तो इस वजह से log 1 यहाँ पे बच जाएगा। और अगर हम n+1 के लिए देखें तो ये दूसरी तरह देख लें कि पॉजिटिव से आगे उसका नेगेटिव पड़ा हुआ है, इसी तरह यहाँ पॉजिटिव से आगे उसका नेगेटिव पड़ा हुआ है, इसी तरह पॉजिटिव से आगे उसका नेगेटिव पड़ा है। तो इससे पॉजिटिव से आगे तो नेगेटिव कहीं पर n+1 मिलेगा नहीं आपको, तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें, ये दो सिर्फ नंबर्स बच जाएंगे। अब log 1 आपको पता है कि आंसर 0 होता है, नेचुरल log हो या कॉमन log हो, दोनों में log ऑफ 1 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ log n+1 बच जाएगा। अब log n+1 ये चीज़ इसको ओपन करके लाए थे और ये log n+1 बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है ये log n+1 के बराबर थी। आप लोगों को ये कंसिडरेंस जो है ये याद करनी पड़ेगी। अब इसकी लॉजिक जो है आप यूँ समझ लें कि जिसने ये प्रूफ किया होगा, ये यूलर ने जब प्रूफ किया था, तो इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसमें सपोजिशंस करना सिखाया पढ़ाया जाता है कि सपोजिशन कैसे की जाती हैं, उसके प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं। तो उस डेप्थ में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपना यहाँ पर रट्टा लगा लें या याद कर लें कि हमारे पास ये सपोजिशन होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब ये सपोजिशन इसकी इक्वल थी, तो समीशन m=1 से लेकर n तक log m+1 ओवर m जो है ये हमारे पास log n+1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू थी ये इसमें पुट करेंगे, तो ये r=, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी hn, और ये आ जाएगा, इसकी जगह ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा समीशन m=1 से लेकर n तक, और log ये वाली टर्म आ जाएगी। अब आगे क्या होगा, अब देखें यहाँ पर गैमा को तो हम लोगों ने रिड्यूस कर करके ये गैमा की तो बना ली। अब हमें पहले तो ई की एक्सपोनेंशियल से पहले यहाँ पर हमें माइनस गैमा आर मतलब गैमा जी चाहिए, तो हम माइनस जेड को पूरी इक्वेशन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जिससे हमारे पास ई की पावर में वो वाली इसको बन जाएगा। इस चीज़ को सिर्फ इस चीज़ को भूल जाए, अभी सिर्फ यहाँ पर ई माइनस आर जेड को देखें, हमने आर की वैल्यू निकाल ली सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो अब हम लोग इसको माइनस जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर उस जवाब का जो एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, वो मिलेगी हमें प्रोडक्ट की शक्ल में, ठीक है। तो अब हमें प्रोडक्ट की शक्ल में जो जो भी मिलेगी तो हम लोग इसमें जो है वो मर्ज करके जो है वो आंसर निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, ठीक हो गया जी। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी गौर करने वाली है, हमें HN की वैल्यू पड़ी थी, वो क्या थी कि वो एक फाइनाइट हार्मोनिक सीरीज़ थी, ठीक है। या आप लोग यूँ कह लें कि फाइनाइट हार्मोनिक सीरीज़ के बजाय आप इसको याद कर लें कि HN की वैल्यू, ये स्टेप मैंने वही दोबारा पीछे वाला लास्ट वाला स्टेप दोबारा यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास HN की वैल्यू लगाई। अब HN की वैल्यू हमारे पास क्या थी, समीशन m=1 से n। अब यहाँ पर m है, वहाँ पर n था, तो आप लोग उससे कन्फ्यूज, या के भी आप लोगों ने देखा होगा, k जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, यूलर कांस्टेंट की डेफिनेशन आप लोगों को दिखाई थी, उसके अंदर k है यहाँ पर, बस इंडेक्स चेंज हुआ है ना, और कुछ भी नहीं हुआ। इस HN में n का ताल्लुक यहाँ पर ऊपर वाले n से होता है, इससे तो इंडेक्स चेंज करते रहें, उससे इस पर कोई इशू नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने इस पर डिटेल से बात की हुई है, वो आप लोग आई थिंक लेक्चर नंबर 2 है या लेक्चर नंबर 1 है, इसी प्लेलिस्ट का जो स्पेशल फंक्शन की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर आप लोग जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो अब चूँकि हम लोगों ने आर को समीशन की फॉर्म में लिख लिया, सीरीज़ की फॉर्म में बेसिकली लिख लिया, अब हमें, मैंने आप लोगों को बताया था कि ई की पावर -RZ था, हमें -Z की कमी थी, हम लोगों ने -Z को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, चूँकि Z जो है वो
लिमिट का असर नहीं होगा जी के ऊपर, ना समीशन का असर होगा, क्योंकि समीशन में m वेरिएबल चेंज हो रहा है और लिमिट में n चेंज हो रही है। तो इस वजह से हम लोग अंदर अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी इसको रख सकते हैं, बाहर भी निकाल लें। एक किस्म का यूँ कह लें कि -z जो है वो इस इक्वेशन के लिहाज से जो राइट हैंड साइड बनेगी इसके लिहाज से हमारे पास एज अ कांस्टेंट डील किया जाएगा, क्योंकि समीशन में जो वेरिएबल चेंज आएगा वो m में आएगा, ठीक है, और लिमिट की वजह से वो n में आएगा। तो z पे इन दोनों पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग -z को डायरेक्टली इसके अंदर ले आए हैं और इसको ये माइनस और -z और ये माइनस प्लस होके ये प्लस का z बन गया। अब अगले स्टेप में चलें, हम लोग इसको अंदर भी ले गए हैं। हम लोगों ने क्या किया, इधर समीशन ये आ गया, ये m इसको z को अंदर ले गए। अब हम लोगों ने लॉग की इधर एक प्रॉपर्टी यूज़ की है। वो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ये होती है कि अगर कहीं पे आप लोग नेचुरल लॉग लिख लें, कॉमन लॉग लिख लें, उसमें दोनों में ये प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। a log n लिखा हुआ हो तो ये इक्वल होता है log n की पावर a के, ठीक है। तो ये पूरे पे नहीं है, ठीक है, पावर पूरे पे नहीं है, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल ये चीज़ नहीं है। हमारे पास जो है वो सिर्फ अंदर जो n होगा, मतलब यूँ कह लें कि इसके अंदर जो एंगल बनेगा, ये जो अंदर वैल्यू होगी लॉग की, सिर्फ इसके ऊपर पावर आएगी, ओ होल पे पावर नहीं आएगी। तो अब ये लॉग की प्रॉपर्टी अब इधर यूज़ करेंगे हम लोग। इधर z लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये सिर्फ एंगल अंदर एंगल जो है यूँ कह एंगल कह लें, अंदर वैल्यू कह लें, उसकी पावर पर चला गया। तो अब देखें, हम लोगों को ये वाली वैल्यू -rz की मिल गई है, यानी कि यूँ कह लें समीशन फॉर्म में, सीरीज़ फॉर्म में हमें मिल चुकी है। अब हमने इसका दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेना है, यानी कि ये भी एक्सपोनेंशियल की पावर बना लेनी, ये भी एक्सपोनेंशियल की पावर बना ली। अब ये किस सेंस में बनाएंगे देखें, आप लोग छोटी क्लासेस में ये पढ़ते थे कि अगर ये लिखा हुआ है a की पावर n इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो हम लोग क्या करते थे, और हमें n की वैल्यू चाहिए थी, हम कहते थे बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, जाहिर सी बात है, तो n इज़ इक्वल टू 2 आ जाता था। एक और चीज़ भी हम लोग किया करते थे कि अगर मिसाल है लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू n की पावर 3, तो हम लोग यहाँ पे ये लॉजिक भी यूज़ करते थे कि चूँकि पावर सेम है तो बेसिस सेम होंगी, तो यहाँ n की वैल्यू यहाँ से भी 2 आ जाती थी। तो हम लोग इस ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि बेसिस सेम है, देखें बेसिस सेम है, यहाँ पर किधर गया, अब बेसिस सेम इसमें ये चीज़ है। तो अब मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों को रिलेट करवा सकूँ तो मैं e की पावर में देख लेता हूँ। e की पावर x इज़ इक्वल टू e की पावर यूँ यहाँ पर कर लें 2 कर लें, चलें, ठीक है। अब यहाँ जो x है वो रोल अदा करेगा -rg का, और 2 रोल इस पूरी लिमिट वाली इस जो पूरी लिमिट वाली चीज़ है इसका अदा करेगा। अब इस चीज़ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 2, और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ होता है, यानी कि ये जो है तो ये भी है और ये है, तो हम दोनों तरफ इसके दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो ये वही चीज़ बन जाएगी। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास ये वाली सिर्फ चीज़ गिवन थी, हम लोगों ने दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिया, तो चूँकि ये इक्वल होती हैं तो इस वजह से हमें कोई इशू नहीं आएगा, हम लोगों ने दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लिया। तो अब हमारे पास देखें कुछ ना कुछ ये शक्ल जो है वो इस जैसी बन गई है, जो हम लोग चाहते थे कि e की पावर -z वाली -rz जो है ये वाली हमें रकम कुछ ना कुछ लेफ़्ट हैंड साइड पे तो हम लोगों को बन गई है वो वाली टर्म। अब हमें राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, या यूँ कह लें कि थोड़ा सा मेकअप करना है इसका। अब क्या होगा कि एक लिमिट की जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट इंटू ई की पावर x इज़ इक्वल टू ई की पावर लिमिट x, यानी पावर पे लिमिट चली जाती है, लिमिट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के तहत अब हम लोग चूँकि इक्वल होते हैं तो अगर लिमिट पावर में है तो हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। हम लोगों ने अगले स्टेप में क्या किया, इसकी लिमिट बाहर निकाल ली और एक्सपोनेंट इस पर भी अलग अप्लाई कर दिया और एक्सपोनेंट इस पर भी अलग अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। इस एक्सपोनेंट को हम लोगों ने चूँकि यूँ कह लें कि बार बार पावर में लिखना और वो जगह की बचत के लिए हम लोगों ने e की पावर x को ई एक्स पी लिख लिया, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक हो गया। जो इसके ब्रैकेट्स में लिखा होगा वो बेसिकली पावर होगी, तो हम लोगों ने ये इसको एक्सपोनेंट्स में लिख लिया। अब यहाँ एक लॉजिक इस्तेमाल होगी कि ये चूँ एक्सपोनेंट अंदर गया तो ये समीशन प्रोडक्ट में बदल गया, इसी तरह ये प्रोडक्ट अंदर गया और ये समीशन प्रोडक्ट में बदल गया। अब इस चीज़ को समझते हैं ये कैसे आएगा। देखिए मैं आप लोगों को ये जनरलाइज जो है फॉर्म में लिखा, मैं आप लोगों को 2 या 3 वैल्यूज़ लेके बता दूंगा, आप लोग उससे फिर जनरलाइज खुद कर लीजिएगा। अब हमारे पास लिखा हुआ है e की पावर x प्लस 2, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ना, e की पावर x और e स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या चले मैं उसको जनरलाइज करवा देता हूँ आप लोग। हम लोग लिखते हैं e की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू 1 प्लस xn, हम लोग ये एक टर्म लिखते हैं। अब हम लोग इसको अगर चेंज करें तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना, x1 e की पावर x2 अप टू 1 e की पावर xn, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये वाली चीज़ जो है इसको हम लोग देखें तो अगर इसको हम लोग इस तरह कर लें, एक्सपोनेंट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अप टू 1 प्लस xn और इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ x1 और इसी तरह एक्सपोनेंट ऑफ x2 अप टू 1 एक्सपोनेंट ऑफ xn। ठीक हो गया। तो अब इसको समीशन की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ समीशन आई इज इक्वल, हम आई कर लेते हैं, चलें उधर एम है तो हम लोग इसको चलो एम ही कह लेते हैं। एम इज़ इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एक्स एम, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये चूँकि सारे के सारे प्रोडक्ट होके आ रहे हैं, हम लोग इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। एम इज़ इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, चूँकि एन तक जा रहा है, और ई एक्स पी ऑफ एक्स आई। यानी कि बेसिकली ये होगा कि हमारे पास जो पावर होगी वो पावर हम लोग इस तरह अलग-अलग लिखते हैं ना पावर में एक्सपोनेंशियल के केस में। तो इस वजह से ये पावर में अंदर जो है, अगर एक्सपोनेंशियल बाहर है यानी कि एक्सपोनेंशियल समीशन के अंदर है, तो मतलब ये समीशन सारे का सारा ई की पावर में जा रहा है। और अगर यूँ ही एक्सपोनेंशियल अंदर जाएगा, यूँ समझ लें, अगर आप लोगों को जिस तरह कह लें कि झटका तरीका कह लें, तो उस तरह कहें कि आप लोग ये याद रख लें। टेक्निकल इसकी रीज़न मैंने आप लोगों को प्रूव करके बता दिया। जेड का तरीका याद करने का ये है कि अगर ई की पावर एक्स में, मतलब ई एक्सपोनेंशियल जो है उसकी पावर में समीशन वाली कोई टर्म होगी, तो जब समीशन एक्सपोनेंशियल के बाहर जाएगा तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल उस समीशन के अंदर वाली टर्म पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यही काम बेसिकली, चलें एक जनरलाइज में आप लोगों को बता दिया, हम लोग उसको दो वैल्यूज़ में भी चेक कर लेते हैं कि क्या वाक़तन ऐसा है भी सही। यानी ई की पावर हम लोग लिख सकते हैं समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक एक्स आई। अब ये बेसिकली इक्वल होगा ई की पावर x1 प्लस x2। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर x1 और ई की पावर x2। अब ये चूँकि दोनों ज़रब हो रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक ई की पावर एक्स आई। यानी कि समीशन ई की पावर में था, यूँ ही समीशन ई की पावर में नीचे आएगा, यहाँ पर कह लें बाहर आएगा, यहाँ पर कह लें नीचे आएगा, तो वो प्रोडक्ट में चेंज होगा और एक्सपोनेंशियल इधर चला जाएगा। और प्रोडक्ट में क्यों चेंज होगा, क्योंकि ई की पावर पावर पे के साथ अलग-अलग हो जाती है। अब यही सारी लॉजिक इधर लगी हुई है। अब एक्सपोनेंशियल के अंदर समीशन था, एक्सपोनेंशियल के अंदर समीशन था, जो ही समीशन बाहर जाएगा ये प्रोडक्ट में चला जाएगा और एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट इसके अंदर समीशन वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये जो अंदर टर्म आ रही थी। इसी तरह जब ये बाहर जाएगा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये प्रोडक्ट, अब चूँकि प्रोडक्ट दोनों पे सेम थी तो हम लोगों ने इसको एक प्रोडक्ट में और ये पूरी की पूरी टर्म एक बना ली। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये हम लोगों के पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास यानी कि यूँ कह लें कि प्रोडक्ट में सिंप्लीफाई होके आ गया है, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना सिंप्लीफाई होके आ चुका है। यानी इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हम लोग चलिए साथ साथ आगे कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग भी कर सकते हैं कि यहाँ पे वन बना लें या 1/m बना लें, तो चूँकि उसने वो यूज़ होना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। और यहाँ तक रखना चाहिए, यहाँ तक भी रख, क्योंकि इसने सिंप्लीफाई आगे जाके हो ही जाना है। ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म की आ गई। अब ये वैल्यू हम लोग जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, तो अब ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर ये वाली वैल्यू यूज़ की तो हमारे पास क्या आएगा, यानी ये इक्वेशन नंबर, लास्ट इक्वेशन नंबर 4 बनी थी, जहाँ पर हम लोगों ने e की पावर माइनस आर जेड की वैल्यू निकाली थी। अब 4 यूजिंग 4 इन 1 ये लिखा हुआ है, यूजिंग 4 इन 1 वी हैव, ये 1 है और वो 4 थी, तो हम लोगों ने 4 और 1 को हम लोगों ने क्या किया,
कंबाइन किया, यूँ कह लें कि 4 में 4 इक्वेशन जो 1 में लगाई तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब देखें अगर 1 को आप लोग देखें तो 1/z 1/z e⁻r z की वैल्यू ये पूरी है, ये वाली सारी की सारी वैल्यू। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई, ये e⁻−rz की वैल्यू है। अब ये हमारे पास वो वैल्यू है जो हमारे पास इसके अलावा e के साथ बची हुई थी, ये वो वाली वैल्यू। अब देखें तो यहाँ पर वो लिमिट भी सेम हो गई है और समीशन भी सेम हो गया है, तो इसको हम सारे को कंबाइन करके बाहर लिख सकते हैं। लिमिट सब में बाहर चली जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट में आ रही है, अलग-अलग तो सब पे इक्वल आ जाएगी, और इस समीशन को इन चारों वैल्यूज़ के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जिस तरह हम लोगों ने इधर नहीं किया था कि हम लोग ये दोनों अलग-अलग थे, तो हम लोगों ने दोनों को एक में लिख लिया था। ठीक है, तो अब यही काम हम लोग इधर भी करेंगे। ठीक है, तो ये अंदर सब के अंदर आ गया। अब ये ऐसे ही आ गई, इसको क्या कर लिया सिंपलीफाई, m और m 1 हो गया, 1/m+1, यहाँ पे हमारे पास 1/m आ गया, पावर इसी तरह रही। तो अब देखें यहाँ पर एक्सपोनेंट ये था और एक्सपोनेंट ये था, अब ये बेसिस तो सेम है और पावर ऐड हो जाएगी। अब ये प्लस माइनस वाली पावर है, ये प्लस वाली पावर है, तो यहाँ पर पावर ज़ीरो हो जाएगी। देखें कैसे लिखा हुआ है। हम लोग अगर अपनी आसानी के लिए यहाँ पर एक्सपोनेंट वाली को ई की पावर में लिख लें तो ये e⁻−z/m मल्टीप्लाई आ रहा है e⁻z/m से। तो जब हम लोग करेंगे तो यहाँ बेसिस ऐड हो जाएंगी, ये -z/m हो जाएगा प्लस z/m हो जाएगा, तो ये दोनों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ e⁻0 हो जाएगा। ये e⁻0 हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ऑफ ज़ीरो लिख लिया। ठीक हो गया, ये इसी तरह उतरा, ये इसी तरह, ये इसी तरह, ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह, और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है यहाँ तक। अब जिस तरह हम लोगों ने इस वाली वैल्यू के अंदर इसको इनफाइनाइट से फ़ाइनाइट बनाया था अपनी आसानी के लिए कि हम इसको सॉल्व तो कर सकें, क्योंकि अब देखें फ़ाइनाइट ना बनाते तो ये इनफाइनाइट टर्म्स बननी थी और हमें यहाँ पर कोई जनरल आंसर मिलना ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमें एंड वाली टर्म का पता नहीं चलना था, इस वजह से फिर हम लोगों ने इसको फ़ाइनाइट बनाया था। तो इसी तरह हम लोगों ने, चूँकि ये फ़ाइनाइट में मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को एन की जगह पुट कर देंगे और ये इंडेक्स एम ही रहने दें, एम ही ठीक है। लेकिन चूँकि हम लोगों ने प्रूफ में एन लेके आना था, तो स्टेटमेंट में एन था, तो हम लोग इसको एन कर लेंगे, इसको समीशन एन कर लिया। तो ये अब यूँ ही हम लोग इसको फाइनाइट बनाएंगे ना, तो यहाँ पर ये जो इन्फिनिट है इसकी जगह एन लग जाएगा और यहाँ समीशन इंडेक्स एम हो जाएगा। हम एम की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ फिर जहाँ जहाँ एम होगा वहाँ वहाँ फिर वो इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। तो अब हम लोगों ने इस फाइनाइट सम को इन्फिनिट सम लिमिट लगा के बना दिया, क्योंकि लिमिट एन पर डिपेंड कर रही थी और एन सिर्फ यहाँ पर था और कहीं भी नहीं था, तो यहाँ पर एन की जगह इन्फिनिटी लग जाएगा और जहाँ जहाँ एम था वहाँ वहाँ एन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू जो है बेसिकली हमारे पास ये बराबर किसके चलता आ रहा है, इक्वेशन 1 किसके बराबर थी, गैम ऑफ जेड के। हम लोगों ने ये वैल्यू लगाई, ये वैल्यू लगाई, सिंप्लीफाई किया तो गैम ऑफ जेड था, तो गैम ऑफ जेड बेसिकली इक्वल आ गया इसके। और यही हमारे पास प्रूव करने वाला था कि हम लोग इसको प्रूव कैसे करें, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि गैम ऑफ 1 का अल्टरनेटिव प्रूफ था। अब यही लिखा हुआ है इसके अंदर, आप ये इलर प्रोडक्ट का फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आप लोग जेड की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, गैम ऑफ 1 1/1, तो यहाँ जहाँ जहाँ यानी कि जेड है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि ये समीशन n = 1 से इन्फिनिटी 1 + 1/n, यहाँ z पावर में था तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 प्लस यहाँ z था तो यहाँ 1/n और पावर -1 में चली गई। ठीक हो गया, अब आगे क्या होगा। हाँ जी, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, देखें क्या था। इसको हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, इसका हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम ले लिया n + 1/n और ये भी n + 1/n। सिमिलरली इस तरह ही आ गया। अब यहाँ पर दो तरीके से आप लोग देख सकते हैं, या तो आप लोग डायरेक्ट क्या दें, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 - 1 0 हो जाएगी, या आप इसको -1 को पॉजिटिव बना लें रेसिप्रोकल, या n से कट जाएगा, n+1 से कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ इसके अंदर 1 या ये 1 है, ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर n है नहीं तो प्रोडक्ट इस 1 के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, यानी कि यूँ कह लें कि ये 1 इन्फिनिट टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यूँ कह लें। तो इन्फिनिट टाइम 1 मल्टीप्लाई आंसर 1 ही रहेगा, तो गैम ऑफ 1 यहाँ से हम लोगों ने 1 प्रूव कर दिया। तो चलें, अब जो है वो लेक्चर थोड़ा काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो इंशाल्लाह हम लोग बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मुझे मतलब अंदाज़ा नहीं था कि इतना काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो जो मैंने चीज़ें बताई थी, जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।